आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे जापानी से करवाएंगे जो जापान छोड़कर पाकिस्तान आए, नौकरी की, शादी की और यहाँ 4 अशरों से अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं अजमत अताका साहब, जिनका पूरा नाम मोहम्मद अजमत शिगुइकी अताका है। अताका साहब, प्रिज्म टीवी को वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आप 1977 की दहाई में पाकिस्तान आए। पाकिस्तान आने से पहले जापान में आप किस शोबे से वाबस्ते थे और पाकिस्तान आने का ख्याल कैसे आया? जापान में मैं काम करते थे, तो इसके साथ साथ रात को मैं इंग्लिश कन्वर्सेशन सीखने के लिए इंग्लिश स्कूल जाता था। उस वक्त मेरा शहर तो ओसाका में सबसे अच्छा इंग्लिश स्कूल उस वक्त तो YMCA का इंग्लिश स्कूल था। तो बिगिनर्स कोर्स, इंटरमीडिएट, एडवांस सारे कोर्स क्लियर किया, लेकिन क्लियर करने के बाद भी मैं तो मुसलसल एक ही एडवांस कोर्स रिपीट करते रहे, क्योंकि और जगह नहीं थे सीखने के लिए। तो उस वक्त एक पाकिस्तानी प्रोफेसर साहब तशरीफ लाए थे और एडवांस कोर्स उन्होंने पढ़ाया। तो वो साहब तो ओसाका यूनिवर्सिटी ऑफ फॉरेन स्टडीज का विजिटिंग प्रोफेसर था और उनके पास डिग्री भी थे कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकंड फॉरेन लैंग्वेज। तो इसलिए उर्दू का स्पेशलिस्ट थे, लेकिन शाम को अंग्रेजी पढ़ाने के लिए YMCA आते थे। तो मुझे वो प्रोफेसर साहब से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ, क्योंकि प्रोफेसर साहब का टीचिंग मेथड थोड़ा जापानी टीचर्स से मुख्तलिफ थे, क्योंकि बिल्कुल स्टूडेंट्स और टीचर्स इसके दरमियान में डिस्टेंसिंग रखते थे। तो मुझे बहुत अच्छा लगे। 1973 में ट्राम खत्म करके प्रोफेसर साहब वापस जा रहे थे, तो उन्होंने बता दिया था कि तुम हमारा वतन देखने के लिए आ जाओ। तो बहुत अच्छे मौका थे, और लेकिन मेरा काम भी थे, इसलिए मेरे लिए 4 साल लगे फैसला करने में। 4 साल के बाद 1977 मैंने फैसला किया था कि जाना है तो काम ख़त्म करके जाते हैं। तो तकरीबन 1 साल का प्लान बना के पाकिस्तान आया था। तो पाकिस्तान में शुरू में तो बिल्कुल समझ में नहीं आ रहे थे, क्योंकि जापान और पाकिस्तान का माहौल बिल्कुल अलग थे। लेकिन मैं शुरू में तो उस प्रोफेसर साहब के घर पर है। प्रोफेसर साहब का नाम तो अब डॉक्टर अबू खैर कश्फी, वो उर्दू में बहुत बड़ा नाम है। तो मैं शुरू में कश्फी साहब के घर में रहा, और कश्फी साहब का जरिए पाकिस्तानी लोगों से दोस्ती बन गए, और जो पाकिस्तानी लोगों से मिले तो मुझे बहुत अच्छे लगे। और मैं सोचता था कि जापान में काम करते हुए सब कुछ अच्छा है, जो भी अच्छा था, लेकिन कुछ खामी महसूस होते थे। तो ये खामी क्या चीज़ मुझे नहीं पता था। उसको तलाश करने के लिए मैंने अंग्रेजी सीखना शुरू किया था, ताकि इसके लिए काम आ जाए। तो यहाँ आने के बाद मुझे खामी महसूस जो हुआ था, पता चल गया था क्या था। वो तो ह्यूमन रिलेशंस था, क्योंकि जापान में इतने मटेरियलाइज हो गया और एडवांस हो गया और बहुत बिजी हो गया,
जापान भी पहले पाकिस्तान की तरह जॉइंट फैमिली सिस्टम थे, लेकिन आजकल तो न्यूक्लियर फैमिली सिस्टम हो गया। और यहाँ का कजिन जो है ना, कहते हैं कि भाई बहन हैं, लेकिन जापान में कजिन तो बिल्कुल स्ट्रेंजर की तरह होता है। कुछ रिश्तेदारों में शादी है, करीब रिश्तेदारों में शादी है, या कोई मर जाते हैं तो मिल जाते हैं, इसके अलावा नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ तो हर हफ्ते हर महीने मिलते हैं। और मुझे यहाँ अच्छा लगे तो ये है कि जापान में नेबर्स कौन रहते हैं, क्या काम करते हैं, ये बिल्कुल नहीं पता, ना शर्म दुआ। लेकिन यहाँ तो देखिए नेबर्स को बहुत ख्याल करते हैं, हमेशा अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम सलाम होते हैं। तो मुझे ये पता चला गया था कि ये मैंने मिस करते थे। तो उसके बाद एक सर का जगह और देना में चाह रहे थे, तो कश्मीर साहब ने बता दिया था कि तुम तो यहाँ आके कुछ निकाल रहे, तो दोबारा जो है ना तुम पढ़ना शुरू करो। तो मैंने यूनिवर्सिटी ऑफ कराची ज्वाइन किया, मास्टर्स पॉलिटिकल साइंस। तो यूनिवर्सिटी में भी दोस्त मिल गया, और मैं सोचा था कि यहाँ के लोग क्यों इतने अच्छे हैं और दूसरों को ख्याल करते हैं और मोहब्बत से मिलते हैं। तो इसको मैं सोचते तो ये इस वजह जो है ना, एक बहुत बड़ा वजह ये इस्लाम। तो मैं उसके बाद इस्लाम के बारे में थोड़ा पढ़ना शुरू किया, यहाँ से किताब भी दिया और जापान से भी इस्लामिक सेंटर से किताब मांगा। तो मुझे वाकई अच्छा लगे कि इस्लाम इज सो नेचुरल। तो इस्लाम को पढ़ते हुए मुझे बहुत अच्छे लगे। तो मैंने 81 में इस्लाम कबूल किया, वो भी कश्मीर साहब का हाथ में मुसलमान बन गया। आपने 1981 में इस्लाम कबूल किया। इस्लाम की ऐसी क्या खूबियां हैं जो इस मजहब की तरफ आपको लेकर आई? हर मजहब का टीचिंग तो तकरीबन एक ही जैसे होता है, लेकिन इसको कैसे अमल करते हैं, वे ऑफ लिविंग, तो इसका फिरा क्या है। तो यहाँ के लोगों का वे ऑफ लिविंग का फिरा तो इस्लाम है। और देखिए टीचिंग होती है कि माँ बाप इतने ख्याल करें, बुजुर्गों को ख्याल करें, और महिला के लोग ख्याल करें, रिश्तेदारों को ख्याल करें। ये जो है मुझे बहुत अच्छा लगे। और उनका टीचिंग आप देखिए सब कुछ नेचुरल है। अगर इस सैलिमानिया से इस्लाम फॉलो करेंगे तो वाकई जिंदगी में मुश्किलात जो है ना बहुत कम हो जाएंगे। तो इस वजह से मैं इस्लाम कबूल किया है। 4 साल पहले हुकूमत जापान की जानिब से आपको ऑर्डर ऑफ द सेक्रेड ट्रेजर का अवार्ड दिया गया। तो पाकिस्तान और जापान के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत करने के लिए किन इकदामात का इंतखाब किया? सन 2014 में गवर्नमेंट पाकिस्तान का प्रेसिडेंट अवार्ड मुझे मिला है, द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस। तो ये रिकॉग्निशन सबसे पहले पाकिस्तान गवर्नमेंट ने किया है, उसके बाद जापानीज गवर्नमेंट। और मैं चाहता हूँ, और पाकिस्तान जापान शुरू से हमेशा अच्छा ताल्लुकात में है। मुश्किलात वक्त पाकिस्तान जापान को सपोर्ट किया, और
जापान पाकिस्तान को सपोर्ट किया। जैसे दूसरे जंग अजीम के बाद यूनाइटेड नेशन में वापस आने में पाकिस्तान ने बहुत ज़्यादा जापान को सपोर्ट किया है। और 2011 में बहुत बड़ा ज़लज़ला सुनामी जापान को हमला किया। उस वक्त जो पाकिस्तानी रेजिडेंट्स थे जापान में, वो लोगों ने सबसे पहले उस साइट जो है पहुंच गया और उन्होंने खाना पका के सबको खिला दिया। और जो पाकिस्तान में ज़लज़ला हुआ तो जापान से एड फौरन आ गया और टीम लिया गया। तो हमेशा अच्छा तरकत है, लेकिन ये तरकत और बढ़ना चाहिए, क्योंकि अभी भी यहाँ जापान की इमेज सोच पूछते हैं तो सिर्फ प्रोडक्ट्स का नाम आ जाते हैं, सोनी है, होंडा है, सुजुकी है, लेकिन जापान का सकाफत और जापान के लोगों के बारे में कम जानते हैं। उसको तरकत को और मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि और हम कोशिश करें। तो और स्पेशली मैं चाहता हूँ कि सकाफत के ज़रिए, कल्चरल एक्सचेंज के ज़रिए तरकत को बढ़ा दें। मेरा कोशिश तो ये है, क्योंकि कल्चरल टाइज जो है ना, ये सबसे मजबूत टाइज है। पॉलिटिकल टाइज अपना मतलब खत्म हो जाते तो खत्म हो जाते हैं, और बिजनेस टाइज बिजनेस खराब हो जाते तो खत्म हो जाते हैं, लेकिन कल्चरल टाइज जो है ना ये खत्म नहीं होते, क्योंकि ये टाइज जो है ना लोगों का दिल से दिल का ताल्लुक होता है। सबसे मजबूत टाइज जो है ना ये कल्चरल टाइज है। इसलिए कल्चरल एक्सचेंज के जरिए मैं टाइज को मजबूत करना चाह रहा हूँ। इस वजह से मैंने सन 2002 में पाक जापान कल्चरल एसोसिएशन सिंध इसको इस्टेब्लिश किया है, और अभी तक काफ़ी एक्टिवली हम कोशिश कर रहे हैं। अवार्ड लेते वक्त मौजूदा शहंशाह ने आपकी एहलिया से भरे हॉल में खुसूसी तौर पर गुफ्तगू की। आपके ख्याल में क्या चीज़ मौजूदा शहंशाह को आसिफा साहिबा के पास ले? उस वक्त 600 रेसिपिएंट्स है पूरा दुनिया से, और 600 उसका स्पाउसेस, मतलब तकरीबन 1200। एक बहुत बड़ा इंपीरियल पैलेस में हम एक ही जगह में खड़े होके एम्परर्स को इंतजार किया। तो एम्परर आके तकरीर करके सब लोगों से मिलने के लिए गए थे। पहले से पैसेज बना हुआ था, दोनों साइड मौजूद थे सब लोग। तो एम्परर यूं जाके सबसे ग्रीट करके जा रहे थे। तो हम तो थोड़ा अकुरी में एक की तरफ हमें जगह थे। तो यहाँ तक कि उन्होंने एकदम रोका और फौरन मेरी बेगम के पास है, और उन्होंने मेरी बेगम से बात की। मतलब 1200 लोगों में से सिर्फ एक आदमी से बात, मतलब औरत से बात की, वो मेरी बेगम थे। तो मैं तो थोड़ा सा अलग अलग थे उस वक्त, क्योंकि स्पाउस अलग थे और रेसिपिएंट्स अलग थे, तो अलग अलग थे। क्या चीज़ गुफ्तगू किया मैं तो नहीं पता था, लेकिन बाद में पता चल गया था कि आप कहाँ से है और जापान कैसे रख रहा है, ऐसे गुफ्तगू थे। लेकिन उसके बाद एम्परर जाने के बाद लोग जो है, स्पेशली बेगम के आसपास लोग इतने एक्साइट हो गए थे, एक्साइटमेंट।
तो उन्होंने बता दिया था कि आपका वजह से जो है एम्पायर बहुत करीब है कि हम करीब से देख सके और आवाज़ भी सुन सके, तो वो लोग बहुत खुश थे। तो ये बाकी हमारे ऑनर की बात है। 25 साल पहले दौरे कराची के मौजूदा शहंशाह के भाई की मेजबान टीम का आप हिस्सा थे, तो वहां पर शहजादे की अहलिया ने अजदहा थामा था, उसके बारे में आप बताएं। जी, शहजादा शहजादी आए थे। प्रिंस शहजादा जो है ना बहुत जानवर को पसंद करते हैं, इस वजह से एक विजिट है कि ज़ूलॉजिकल गार्डन, तो उधर गए और प्रिंसेस भी गए। उस वक्त जापानी प्रिंसेस जवान थे और जापानियों के दरमियान में इतने पॉपुलर थे। एनीवे, जापान से बहुत ज़्यादा जर्नलिस्ट भी साथ आए थे। तो जू पहुंच गया। जू मुख्तलिफ जगह देखे, तो एक जगह में गिरफ्तारी का जगह, तो जू का स्टाफ ने गिरफ्तारी से एक सांप देखे, वो भी बहुत बड़ा एनाकोंडा। तो सब लोग सोचे कि शहजादी डर जाएंगे, तो हैरान हो गया था कि शहजादी ने उनको हाथ लगाया है और उनसे ज्यादा जापानीज जर्नलिस्ट जो है ना बहरा हो गए थे, तो सारे जो है ना बस फोटो खींचने मजबूर हो गए थे। हमारा जो है ना शहजादा शहजादी के साथ बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। और जापान में रॉयल फैमिली तो जैसे क्या होते हैं अबव द स्काई, ऐसे स्टेटस होता है। लेकिन इतने फ्रेंडली से हमसे बात किया, तो हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा लगा। आपने जो पहले कराची का दौरा किया था, तो उस दौर के कराची में और आज के कराची में आपको क्या फर्क नजर आता है? जब मैं आए थे उस वक्त वाकई इतने सुकून था, रात को देर तक शहर घूम सकते थे, कोई परेशान नहीं थे। लेकिन 4 साल के बाद सिक्योरिटी बहुत खराब हो गया। उसके बाद खर्च का रोशनी भी बहुत कम हो गया था। लेकिन अल्लाह का शुक्र आजकल फिर वापस आ रहे हैं, और होना चाहिए एक्चुअली, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर जो है ना इतना अच्छा नहीं है कराची का। पानी का मसला, बिजली का मसला, गैस का मसला और गार्बेज का मसला, इसको थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है ना और इंटरेस्ट लेके इम्प्रूव करेंगे तो और कराची बहुत अच्छे हो जाएंगे। कराची ऐसे शहर है कि मिनी पाकिस्तान, मतलब हर किस्म के लोग यहाँ मौजूद हैं। और पहले तो फॉरेनर्स भी बहुत होते थे, आजकल तो थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन मिनी पाकिस्तान का वजह से पाकिस्तान का मसला मसाइल भी यहाँ होता है। यहाँ का जो है मसला मसाइल ख़त्म करें तो पाकिस्तान का मसला मसाइल भी ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह। तो आज के दौर में किस तरह दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत किए जा सकते हैं? मैं तो ऐसे नहीं सोचता हूँ कि उस वक्त भी अभी भी सिचुएशन तो इतने फ़र्क नहीं है, वो जो करना है वो भी एक ही है। ठीक है, बिजनेस का तरफ तो और मजबूत करना चाहिए और ट्रेड प्रमोशन करना चाहिए। और यहाँ जापान से इन्वेस्टमेंट
और आना चाहिए, और बुलाने के लिए उसको अच्छी तरह यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहिए, और कल्चरल एक्सचेंज और होना चाहिए। जी, सिक्योरिटी की वजह से थोड़ा मसला भी हो गया था। जैसे पहले जापान से गुडविल क्रूज आते थे 1985-87, 2 मरतबा गुड क्रूज आए थे। मतलब पूरे जहाज यूथ बना, 7 कंट्रीज के यूथ से मुख्तलिफ 7 कंट्रीज विजिट करके एक्सचेंज करना, ये प्रोग्राम था। और ओपनशिप भी करते थे, उधर जापानीज कल्चर्स दिखाते थे, और थोड़ा क्रूजिंग भी कर देते थे, और वो मेंबर्स कराची जाके एक्सचेंज करते थे और इस्लामाबाद में जाते थे। ये प्रोग्राम जो है ना उसके बाद ख़त्म हो गया। और जापानीज स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने के लिए आते थे, वो भी कराची यूनिवर्सिटी अभी जापानी एक भी स्टूडेंट नहीं है। पहले एक दायित्व बुंगा यूनिवर्सिटी के साथ कराची यूनिवर्सिटी MOU के जरिए हर साल समर वेकेशन में यहाँ स्टडी टूर के लिए आते थे, ये भी ख़त्म हो गया। तो ऐसे जो है ना, मेरे ख्याल से एक्सचेंज ऑफ द पर्सनल ये बहुत इम्पोर्टेंट है दोनों मुल्क का जो है ना अंडरस्टैंडिंग को गहरा करने के लिए और फ्रेंडशिप मजबूत करने के लिए। इसलिए आइंदा एक्सचेंज ऑफ द पर्सनल इसको और सोचना चाहिए कैसे कर सकते हैं। और आपको भी पता होगा कि आजकल जापानीज गवर्नमेंट ने नया पॉलिसी इंट्रोड्यूस किया है कि अनस्किल्ड लेबर भी जापान काम के लिए जा सकते हैं। कुछ इसके कंडीशंस है, जैसे बेसिक जापानीज आना चाहिए और कुछ फील्ड भी फिक्स्ड है, लेकिन अभी तक तो बिल्कुल बंद था, इसको खो दिया है। तो ये मौका जो है ना और पाकिस्तान लोगों को लोग जो है ना हासिल करना चाहिए और जाके जापान देखें। सिर्फ हमारा तो नहीं है, जापान देखें और अच्छी तरह कुछ हासिल करके वापस आके यहाँ जो है ना उसको यूटिलाइज करें। क्या आपको पाकिस्तानी शहरियत दी गई है? आप इरादा रखते हैं कि हमेशा पाकिस्तान में ही रहें? मुझे तो पाकिस्तान सिटीजनशिप नहीं मिले और मैं कभी अप्लाई भी नहीं किया, क्योंकि मैं तो जापानी हूँ, मेरा आइडेंटिटी तो जापानी। एक्चुअली मेरे बेगम भी कहते हैं कि आई एम ए प्राउड पाकिस्तानी, मुझे जापानीज नेशनलिटी नहीं चाहिए। तो मैं भी प्राउड जापानीज हूँ, इसलिए मुझे पाकिस्तानी सिटीजनशिप नहीं चाहिए। और लेकिन मेरे पास यहाँ का POC है, पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड, और आइंदा भी यहाँ हमेशा के रहेंगे या नहीं है एक्चुअली मुझे नहीं पता। पाकिस्तान और जापान के आर्ट पर आपने फ्यूजन में बहुत काम किया, तो और कोई अगला प्रोजेक्ट है जिस पर आप काम करेंगे? 1979 से 2005 तक जापानीज कॉन्सुलेट में काम किया था। मेरा सेक्शन तो इत्तेफाक से वो कल्चर सेक्शन, इंफॉर्मेशन तो कल्चर सेक्शन। तो काम करते हुए हम हमेशा महसूस होता था कि और यकीन आया था कि कल्चर था जो है ना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मजबूत है। तो सन 2005 में डिज़ाइन होने के बाद मैं सोचना शुरू किया था कि पाकिस्तान के लिए और क्या करना चाहिए और क्या कर सकता हूँ। तो एक ज़हन में आया था कि फोटो जर्नलिस्ट के बारे में, क्योंकि मेरा काम करने से काफ़ी पाकिस्तान फोटो जर्नलिस्ट को
जानता था और उनका काम भी देखता था। तो यहाँ का फोटो जर्नलिस्ट दे आर वेरी ऑनेस्ट और वेरी सिंसियर, और काम के लिए अपना जंग का प्रबंध नहीं करते हैं। कुछ वाक़या हुआ, लोग भाग के आ जाते हैं, बोर्ड तो उड़ता उस जगह जाते हैं, लेकिन पता चल गया था कि उनका इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्क, यहाँ का सोशल अवेयरनेस कम है। तो मैं सोचा था कि उनके लिए कुछ करें। तो इसके लिए क्या करना चाहिए, मैंने सोचा तो यहाँ का लोगों का अवेयरनेस फोटो जर्नलिस्ट के बारे में और फोटो जर्नलिस्ट के बारे में कुछ प्रमोट करना चाहिए। इसके लिए मैं जो मैंने बनाया था पाकिस्तान जापान कल्चरल एसोसिएशन, इस बेस पे एक प्रोग्राम मैंने बना दिया, इंटरनेशनल सिंपोजियम ऑन फोटो जर्नलिज्म। पूरा पाकिस्तान से फोटो जर्नलिस्ट को बुलाया और फॉरेन कंट्रीज से भी जर्नलिस्ट को बुलाया। जापान से तीनों मेजर न्यूज़पेपर में उन्होंने अपना फोटो जर्नलिस्ट को भेज दिया, और इंडिया से भी, बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अफगानिस्तान, उधर से भी फोटो जर्नलिस्ट आए थे। तो ये पूरा दुनिया में सबसे पहला रीजनल गैदरिंग था फोटो जर्नलिस्ट का। नवंबर में 2 दिन का प्रोग्राम जापानीज कॉन्सुलेट था, से जापानीज कॉन्सुलेट में हमने नकद किए थे। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट मिल गया है। एक तो ये है कि वन ऑफ द मेजर न्यूज़पेपर्स और मोस्ट प्रेस्टीजियस न्यूज़पेपर जापान, आसाही न्यूज़पेपर, उन्होंने एक फोटो जर्नलिस्ट पाकिस्तान से ट्रेनिंग के लिए बुलाया 6 महीने का। और दूसरा तो यह है कि पाकिस्तान में नेशनल वाइड फोटो जर्नलिस्ट का एसोसिएशन नहीं था। तो 2009 में, मतलब 1 साल के बाद, यहाँ पाकिस्तान एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट बन गया। और तीसरा तो यह है कि उस वक्त 2008 का सेकंड डे क्लोजिंग सेरेमनी में बांग्लादेश का नुमाइंदा ने प्रपोज किया था कि हम साउथ एशिया फोटो जर्नलिस्ट एसोसिएशन बनाना चाहिए, सापा का नाम से। तो ये भी सब मंजूर किया, बन गया। और बांग्लादेश ने बता दिया था कि फर्स्ट कन्वेंशन ढाका में 2009 में होगा, लेकिन कुछ वजह से ये नहीं कर सके। लेकिन थीम बहुत अच्छा आउटपुट मिला। और 2009 में जो होने वाला था फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ सापा, ये नहीं कर सके, तो हम सोचा था कि ये अच्छा मूवमेंट ख़त्म होना नहीं चाहिए। तो मैंने दोबारा एक्शन लेके 2012 में कराची में फर्स्ट कन्वेंशन ऑफ सापा मुनक़िद किया था। वो सर उस वक्त तो पाकिस्तान एसोसिएशन फोटो जर्नलिस्ट तो इस बेस पे किया था, और प्राइम मिनिस्टर साहब को भी बुलाए थे और तशरीफ लाए थे। और उस वक्त पूरा सब कंट्रीज से भी नुमाइंदे आए थे, इंक्लूडिंग भूटान, मालदीव, और अमेरिका से भी फोटो जर्नलिस्ट तशरीफ लाए थे, और जापान से भी। तो ऐसे जो कर सकते हैं हम कोशिश करना चाहिए, और अच्छा मूवमेंट कभी ख़त्म करना नहीं चाहिए। ऐसे मैं सोच रहा हूँ कि और ज़्यादा करें। जैसे 2000 मैंने बता दी 2011 में बहुत बड़ा ज़लज़ला और सुनामी जापान को डिस्ट्रॉय किया, नॉर्दर्न पार्ट, नॉर्थ
ईस्ट जापान। तो हमने क्या किया, पाकिस्तान जापान कल्चर एसोसिएशन ने सॉलिडारिटी वॉक को मुनक्किद किया है। सॉलिडारिटी वॉक वो भी 10 दिन के बाद, क्योंकि 10 दिन के बाद तो बहुत दुनिया में भी जल्दी एक्शन थे, तो पूरा मीडिया में कवर किया और जापान का मीडिया भी कवर करके जापान में उसको चलाया। आप बर्न्स अस्पताल से भी वाबस्ता रहे हैं, तो जो मरीज साहिब हैसियत नहीं है, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनकी किस कदर मदद की जाती है? बर्न्स सेंटर तो ये है कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का जॉइंट प्रोजेक्ट। पब्लिक सेक्टर मतलब सिंध गवर्नमेंट मतलब सिविल हॉस्पिटल, और प्राइवेट सेक्टर मींस NGO, फ्रेंड्स ऑफ बर्न सेंटर। तो दोनों का ये जॉइंट प्रोजेक्ट है और 100% फ्री ट्रीटमेंट हम देते हैं, इंक्लूडिंग मेडिसिन, हॉस्पिटलाइजेशन, कंसल्टेशन एंड ब्लड बैंक, फिजियोथेरेपी, सब कुछ फ्री है। हमारे पास कैश काउंटर हाई नहीं है और हम कोशिश करते हैं कि अच्छे से अच्छा सर्विस बर्न्स पेशेंट को प्रोवाइड करने के लिए। बर्न सेंटर जी ज़्यादातर मरीज अनफॉर्चुनेटली लो इनकम क्लास का है, इसका वजह तो है। और आपको ही पता है, अगर ये प्राइवेट हॉस्पिटल इलाज के लिए जाते हैं तो इतने एक्सपेंसिव होता है, क्योंकि बर्न्स ट्रीटमेंट तो सो कॉस्टली होता है, क्योंकि हाई डोज ऑफ एंटीबायोटिक की ज़रूरी है और रोज़ाना ड्रेसिंग ज़रूरी है, और अगर ज़रूरी तो स्किन ट्रांसप्लांटेशन भी ज़रूरी है। तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, तकरीबन डेली 10,000 रुपया से 15,000 रुपया। ये कौन अफोर्ड करता है? इवन जनरल लोग भी नहीं कर सकते हैं, गरीब लोग विदाउट ऑफ द क्वेश्चन। हम तो बिल्कुल फ्री ट्रीटमेंट, वो भी अच्छे से अच्छे ट्रीटमेंट हम देते हैं। और इसका फंड कहाँ से आते हैं? फंड जो है ना, यहाँ लोगों का गुडविल से होता है, ठीक है। गवर्नमेंट फंड के लिए सपोर्ट नहीं करते हैं, गवर्नमेंट तो गैस और बिजली और पानी और कुछ मेडिसिन देते हैं, लेकिन बाकी सब NGO मैनेज करते हैं। और इसका फंड सारे लोगों का डोनेशन और ज़कात से आते हैं। और मुझे वाकई हैरान हो गया था कि पाकिस्तान स्पेशली कराचाइट्स इतने दिल बड़ा है। कुछ लोग मजबूरी होती है और बहुत मुश्किलात होते हैं तो फौरन मदद के लिए आते हैं। वो लोगों का वजह से हमारा बर्न सेंटर चलते हैं और आइंदा भी और अच्छा काम देना हम कोशिश करते हैं। हमारा प्रोग्राम बहुत है, जैसे बर्न सेंटर सिर्फ कराची में अभी है और हमारा मरीज इंटीरियर सिंध से भी ज़्यादा आते हैं और बलूचिस्तान से भी आते हैं। अगर इंटीरियर सिंध से कोई मरीज यहाँ तक आएंगे तो तकरीबन 8 घंटे 10 घंटे लगता है, बलूचिस्तान से भी। बर्न्स केस में फर्स्ट एड विद इन लिमिटेड टाइम में देना बहुत ज़रूरी होता है, ये वेरी क्रूशियल। तो हम सोच रहे हैं कि हमारा सैटेलाइट क्लिनिक इंटीरियर सिंध और मिडल ऑफ द सिंध में फर्स्ट इस्टेब्लिश करें और उधर जो है पहले फर्स्ट एड दें और जान बचा दें और मरीज स्टेबल हो जाएंगे। उसके बाद फर्दर ट्रीटमेंट के लिए खर्च हमारे बर्न सेंटर शिफ्ट करें, ये हमारा प्लान है।
और फैसल ईदी साहब भी इसके लिए मदद कर रहे हैं और कुछ अभी प्रपोजल भी आया हुआ है, तो हम ज़रूर इसको जो है ना मटेरियल दिखाएंगे। इससे बहुत ज़्यादा कीमती जान जो है ना बच जाते हैं। और हम सोच रहे हैं कि दूसरा तो ये है कि अवेयरनेस प्रमोशन कैंपेन। मैंने बता दिया था कि ज़्यादातर मरीज़ लो इनकम क्लास के लोग होते हैं। वजह तो यह है कि उनके पास इंफॉर्मेशन नहीं है और एजुकेशन नहीं है। जैसे बच्चों का बोझ के ज़्यादातर बचपन में होता है, तो ये माँ जो है ना ख्याल करना चाहिए, बच्चों को बचपन में आना चाहिए या कुछ गर्म चीज़ ज़मीन पर रखना चाहिए या ऐसे बच्चों का हाथ पहुंच जाते हैं ऐसी जगह रखना चाहिए। और जैसे बकरीद में बारबेक्यू करते हैं, ये तो बहुत फन होता है। फैमिली गैदरिंग में बारबेक्यू बहुत अच्छा हो लगता है, लेकिन बहुत लोग जल्दी में करना चाहते हैं, तो आग लगने की जगह जो है ना पेट्रोल इस्तेमाल करते हैं। ये कभी नहीं करना। पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे, पेट्रोल तो इवेपोरेट हो जाते हैं, तो आग लगेंगे तो पेट्रोल तक आग जो आ जाते हैं और एकदम ब्लास्ट हो जाते हैं। ये इतना ट्रेजेडी ये पढ़े लिखे लोगों को भी होता है। और जैसे यहाँ का पानी का मसला बहुत है, ज़्यादातर घर में अंडरग्राउंड टैंक है और अंडरग्राउंड टैंक में पानी का लेवल जो है ना चेक करने का वो देखते चेक करते हैं। अंधेरा होते तो नजर नहीं आते हैं, तो क्या लेंगे, ठीक है वो मोमबत्ती लेके आओ या माचिस लेके आओ। अगर आग से देखते हैं तो अंडरग्राउंड टैंक में गैस जो है ना अक्यूमुलेट होता है हमेशा। गैस इज हाईली इन्फ्लेमेबल, फौरन आग लग जाते हैं, आग लग के ब्रस्ट हो जाता है। ऐसे वाकया बहुत है। तो ये जो है ना लोगों को बताने से इल्म आ जाएंगे, इंफॉर्मेशन आ जाएंगे और लोग तौबा करेंगे, आइंदा ऐसे नहीं करेंगे। ये अवेयरनेस प्रमोशन कैंपेन हम लॉन्च किया है और पहले हम टारगेट कर रहे हैं कि स्कूल चिल्ड्रेन, क्योंकि स्कूल के बच्चे तो जल्दी उसको ऑब्जर्व करते हैं और घर जाके माँ बाप को बता देते हैं ये सीखा है ये। लेकिन उसके बाद भी हम चाहते हैं कि कम्युनिटी सुनते जाएं और महिला का खवातीन को बढ़ा दें और उसको अवेयरनेस कैंपेन दें। इसलिए जो ऐसे वर्कशॉप करवाना चाहते हैं हमसे ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, हम अपना टीम भेजेंगे और अच्छी तरह हम समझाएंगे क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। और फर्स्ट एड भी लोग समझते हैं कि चढ़ गया फौरन तो लेके लगाओ, ये तो बिल्कुल बेकार है। ऐसे गलत फहमी जो है ना दूर करना चाहिए। इसलिए ज़रूर अवेयरनेस प्रमोशन कैंपेन में करवाना चाह रहे हैं, हमसे कॉन्टेक्ट कीजिएगा। आपने हमेशा शायरी, म्यूजिक, कल्चर और आर्ट को प्रमोट किया है, क्या आप खुद भी म्यूजिक से वाबस्ता रहे हैं? मेरा फील्ड तो एक्चुअली इंटरेस्ट तो है कि आर्ट है, म्यूजिक भी पसंद है और पेंटिंग्स भी पसंद है, परफॉर्मिंग आर्ट्स पसंद है, आर्ट्स पसंद है। इसलिए आर्ट्स के जरिए दोनों मुल्क का डिस्टेंस करीब कर सकते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। एक्चुअली मैं पहले बचपन में थोड़ा सा वायलिन सीखा, उसके बाद सीनियर हाई स्कूल में कोला स्कूल मिले है। इस वजह से मैं म्यूजिक बहुत पसंद है और
बच्चों को यहाँ आने के बाद बच्चे पैदा हुए तो बच्चों को मैंने ज़बरदस्ती सिखा दिया है, पढ़वाया है कि पियानो और सितार और तबला। पियानो से म्यूज़िकल स्कोर के बारे में म्यूज़िकल थ्योरी सीखे और यहाँ का इंस्ट्रूमेंट सीखना, जो मुझे यहाँ का इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा लगता है, यहाँ का इंस्ट्रूमेंट सीखे। और मैंने एक प्रोग्राम शुरू किया तो है कि वाका राग। एक्चुअली मैंने शुरू किया था हाइकु राग से। हाइकु तो आप भी शायद सुना होगा कि हाइकु मुशायरा से मशहूर है। हाइकु तो जापानीज पोएट्री है और सबसे दुनिया में मुख्तसर पोएट्री है। 5 सिलेबल्स, सिर्फ 3 लाइन्स होते, 3 मिसल्स होते हैं। इससे कुछ और करवाना चाह रहे थे। हाइकु मुशायरा से के जरिए हमने हाइकु इंट्रोड्यूस किया था। तो एक हाइकु का बुक लॉन्चिंग किया था, तो उस वक्त तो मैं सोचा था कि हाइकु मुशायरा के अलावा कुछ करें। तो एक दिन मैं और मेरी बेगम PACC वाग का प्रोग्राम के लिए गए थे। तो वाग सुन के दिमाग में आइडिया आया था कि वाग तो एक लिरिक्स को मुख्तलिफ अंदाज़ में रिपीट करते हैं, तो हाइकु तो इतनी छोटा सा है, इसमें राग में तो मौसीकी में पेश कर सकते तो नहीं। तो ये आइडिया जो है ना, मैंने फातिमा सुरैया बाजिया को बता दिया। बाजिया तो मेरी माँ, पाकिस्तानी माँ। तो बाजिया ने बता दिया कि वो मुझे बहुत अच्छा है, जी खा लो बहुत। तो बाजिया किताबों से मैंने शुरू किया है। सबसे पहले मेरे ख्याल से जावेद अलादीता साहब से फरमाइश किया था कि हाइक से राग बनाए, तो उन्होंने हाइक से राग बना के पाकिस्तानी म्यूजिशियन और पाकिस्तानी सिंगर्स के साथ पेश किया था। तो बहुत अच्छे लगे। तो उसके बाद मैं सोचा था कि हाइक मुशायरा का वैसे मशहूर हो रहा है, तो हाइक के साथ जापान में एक और बहुत मशहूर और हाइक से भी पुराना वाका है पोएट्री। ये तो रॉयल फैमिली का पोएट्री भी है। तो मैं सोचा था इसको इंट्रोड्यूस करें, वाका को। तो वाका तो ये है कि 5-7-5 ये हाइक है, लेकिन 2 मिसल और है, 2 लाइन्स और है, 7-7, मतलब 5-7-5-7-7 ये वाका है। तो मैंने वाका को राग के जरिए पेश करना शुरू किया था। तो मैंने मोहसिन बोपारी साहब से फरमाइश किया था कि आप जापानी वाका का तर्जुमा करें। तो मोहसिन बोपारी साहब ने हमेशा वाका तर्जुमा करके हमने वाका राग शुरू किया था। तो वाका राग भी काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। तो मैं सोचा था कि उसको थोड़ा और कुछ कर सकते हैं नहीं। तो फिर बाजिया के पास जाके मैंने बात किया था कि मैं सोच रहा हूँ कि इसका 1-2 जो है ना वाका राग में क्लासिकल डांस भी शामिल करना है। तो बाजिया ने बोला बहुत ठीक है। तो मैंने सीमा किरमानी साहिबा से फरमाइश किया, तो वो भी नई चीज़ में बहुत करने में इंकरेज होते हैं, वो करते हैं। तो उन्होंने किया, तो ये बहुत ज़्यादा मकबूल प्रोग्राम हो गया था। क्योंकि ये देखिए कितने मुख्तलिफ फील्ड का एक्सचेंज है। एक तो जापानीज पोएट्री, दूसरा तो म्यूज़िक और तीसरा तो डांस। तो ये 3 डायमेंशनल कल्चर एक्सचेंज हो गया। तो ये बहुत ही मकबूल हो जाए, लेकिन ये बहुत मुश्किल प्रोग्राम भी है, क्योंकि ज़ीरो से स्टार्ट करना है, जापानी वाका को इंतखाब करना, इसको तर्जुमा करवाना
और इस वाक़ा के मिजाज से मिलते राग को इंतखाब करना और राग बनाना और उसके बाद रिहर्सल करना, रिहर्सल के बाद फिर डांस के साथ मिला के रिहर्सल करना, ये जो है ना वाकई बहुत मुश्किल प्रोग्राम थे, लेकिन कामयाब हुआ और लोगों को वाह वाह की बात आवाज़ सुना तो थकना जो है ना इतने अच्छे लगते थे। कंफर्टेबल फटीग ये हमने जब बजिया इंतकाल होने तक किया था, लेकिन बजिया इंतकाल होने के बाद मैं जो है ना बस लगता नहीं था कि आइंदा भी कर सकेंगे, क्योंकि इसमें बजिया का रोल बहुत थे। बजिया तो आपको भी पता है कि सब कॉन्टिनेंटल कल्चर का लिविंग डिक्शनरी थे, इंसाइक्लोपीडिया थे, लिविंग इंसाइक्लोपीडिया, सब जानते थे। कुछ कंपोजर क्या इसमें करना चाह रहे थे कि राग ये मैं बजा नहीं बता, नहीं नहीं ये राग नहीं है, वो ये इस राग से करो। ये जो है ना बजिया और बजिया की अम्मी उस वक्त जिंदा थे। बजिया की अम्मी भी इतने एंजॉय करते थे रिहर्सल, और हम भी बहुत एंजॉय करते थे। बहुत मुश्किल प्रोग्राम था, बहुत एंजॉय करते थे। लेकिन बजिया इंतकाल करने के बाद मैंने एक्चुअली होप जो है ना गिव अप किया था। लेकिन अगले सन 2022 पाक जापान दोस्ती का 70वां सालगिरह और पाकिस्तान जापान कल्चर एसोसिएशन का 20वां सालगिरह, तो हम दोनों एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए ट्रिब्यूट टू बजिया फॉलोइंग द रिलीजन ऑफ बजिया ये करना चाह रहा हूँ, और इसमें ये वखराग जो है ना रिवाइव करना चाह रहा हूँ। और इंशाल्लाह नया मेंबर से ये नया अंदाज से होगा। बिल्कुल बजिया मैं कहता ऐसे इतना ही होगा, लेकिन कोई बात नहीं, हम इंशाल्लाह इसको पेश करेंगे। कोई अगला प्रोजेक्ट है जिस पर आप कोशिश करेंगे? मैं तो जापान कॉन्सर्ट में काम करता था, उस वक्त तो मैं सोचता था कि वहाँ में इवेंट होना नहीं चाहिए, हमेशा टूर्नामेंट होना चाहिए। तो फ्यूजन का मैं हमेशा सोचता था, जैसे जापान से बहुत मशहूर जैज का ग्रुप आए थे, जैज ट्रम्पेटर का ग्रुप, ये वाकई पूरा दुनिया में मशहूर ग्रुप थे। मैं भी नाम मैं तो जानता था, नाम सुना था। तो मैं सोचा था कि ज्वाइन करना चाहिए। तो उस वक्त यहाँ का टॉप आर्टिस्ट ग्रुप जो है ना जुनून थे। तो मैंने सलमान अहमद साहब से बात किया, तो सलमान अहमद साहब ने बता दिया ये बहुत अच्छा है, हम करेंगे। तो माशाल्लाह ये जॉइंट से हो गया, और मैं हैरान हो गया था कि रिहर्सल के लिए आए थे। तो मैं सोचा था कि अच्छी तरह रिहर्सल करेंगे, लेकिन ये मौसीकी और आर्ट्स का खूबी है, उन्होंने थोड़ा सा अपना मौसीकी बजाया, और जो जापानी जैज ग्रुप भी अपना म्यूजिक थोड़ा सा में बजाया, अपना म्यूजिक। तो कहते बस काफी। तो मैं चाहता हूँ कि जो करेंगे इसको जो प्रैक्टिस करें, तो मैं बस काफी है। तो वो हम बहुत परेशान थे, ये क्या होगा। लेकिन परफॉर्मेंस का दिन उन्होंने इतने अच्छे पेश किया, वाकई दिल से दिल म्यूजिक से बात करते हैं वो लोग। कम्युनिकेशन जो ना म्यूजिक से होता है, ये वाकई म्यूजिक पावर। और दूसरा मैंने जॉइंट सेशन
मुख्तलिफ जैसे से तो किया था, लेकिन भारत तो ये और एक और जुनैद जमशेद का जापान से एक ग्रुप आए थे, द पैरिस एंड ग्रुप। तो मैं जुनैद जमशेद को बताते थे, उस वक्त जुनैद जमशेद टॉप थे। तो जुनैद जमशेद को बताते कि ठीक है करेंगे। तो उस वक्त तो थोड़ा सा मेरे से रिहर्सल किया था, लेकिन वो भी इतने दोनों मसरूफ लोग नहीं हुआ। और हमने कराची नहीं कुरिकुलम में किया था, तो 3000 लोग आए थे। ये तो रिकॉर्ड है, 3000 लोग सुनने के लिए आए थे। और जुनैद जमशेद ने बहुत ज़्यादा ताबन किया था। उनको सारे मुफ्त में किया, गुडविल में किया है सारे, बिकॉज ऑफ द आर्टिस्ट और जो पाक जापान दोस्ती की वजह से उन्होंने किया था। दे आर रियल आर्टिस्ट। आप किसी और जापानी को जानते हैं जो पाकिस्तान आया हो जापान छोड़कर और यहीं नौकरी की, यहीं शादी की और यहीं का हो गया हो? है बिल्कुल, मुझसे सीनियर भी है। एक तो इंतकाल हो गया था कि औरत पाकिस्तानी से शादी किया और यहाँ रहे, पूरा जिंदगी यहाँ रहे। उसका सारे बच्चे और ग्रैंडसन्स ग्रैंडडॉटर्स सब यहाँ हैं। ऐसे लोग भी हैं और मुझसे एक सीनियर लोग भी हैं और मुझसे जीनियर लोग तो है काफ़ी। अताका साहब, हर शख्स की कामयाबी के पीछे एक राज होता है। आज की नौजवान नस्ल को आप क्या पैगाम देंगे? सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ तो यह है कि मेरिट, सारे मेरिट पे काम करना चाहिए। कभी शॉर्टकट तलाश नहीं करें। शॉर्टकट मिलते भी बाद में नुकसान देगा और शॉर्टकट तो इतनी आसानी से नहीं मिलता। मेरिट पे करें, मेरिट पे करेंगे तो हर जगह जो है ना कुछ डरने की बात नहीं होगा। और मेरिट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है तालीम, एजुकेशन। पाकिस्तान में सबसे ज़रूरी चीज़ तो एजुकेशन, वो भी मास एजुकेशन। एजुकेशन सबको लोगों के लिए, एजुकेशन चंद लोगों के लिए तो नहीं होता, सारे लोगों के लिए एजुकेशन ज़रूरी है। ये जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। अताका साहब, प्रिज्म टीवी को वक्त देने का बहुत शुक्रिया।